हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का हिस्ट्री का सिलेबस लेके आई हूँ, जिसका हिस्ट्री डिसिप्लिन कोर्स है। गाइस, आपके बुक का नाम भारत का इतिहास 300 से 1200 ईस्वी है, जो आपको पढ़ना है। एंड ये जो आपकी बुक है टोटल 8 यूनिट में डिवाइड है, टोटल 8 चैप्टर में डिवाइड है। और ये आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है, इसमें आपको यही पढ़ना है कि 300 से लेके 1200 ईस्वी के बीच में क्या क्या हुआ था एंड क्या साक्ष्य मिले थे, ठीक है, उनका सर्वेक्षण। और उस समय जो राजा थे इस समय के जो कौन से राजा शासन करते थे, और इस समय की जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी, व्यापारिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी और सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, तथा लोग जो है व्यापार क्या करते थे, व्यापार के मुख्य साधन कौन से थे, ये सब आपको टोटल जो आपकी बुक में पढ़ना है, जो कि आपकी बुक 8 चैप्टर में डिवाइडेड है। इसी में आपको ये सब पढ़ना है। सो गाइस, अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है 300 से 1200 ईस्वी के बीच साक्ष्यों का सर्वेक्षण, ठीक है। इसमें आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर आपको यही पढ़ना है, साक्ष्यों का सर्वेक्षण, यानी कि जो साक्ष्य थे उनके बारे में आपको पढ़ना है। 300 से 1200 ईस्वी के बीच में जो आप साक्ष्य मिले थे। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। साक्ष्य या स्रोत, इसको आप साक्ष्य को स्रोत भी कह सकते हैं, ठीक है, साक्ष्य स्रोत दोनों कहा जाता है। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत की घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो हमें बताता है कि हमारे अतीत में क्या घटनाएं घटित हुई हैं। अतीत में घटित हुई घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जिनके घटित होने के हमारे पास किसी भी रूप में प्रमाण होता है, उसे हम इतिहास जानने के माध्यम को साक्ष्य या स्रोत कहते हैं। इसमें कहा गया है गाइस कि हमें इतिहास के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है। हमें इतिहास के बारे में अपनी स्कूल और कॉलेज की बुक से जानकारी मिलती है। जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमारा इतिहास ऐसा था, इस समय जो है ऐसे राजा थे, शासन करते थे, लड़ाइयाँ होती थी, उस समय की सामाजिक स्थिति ऐसी थी। ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, हमें बुक के माध्यम से पता चलता है। लेकिन जो इतिहासकार थे उन्हें इस चीज़ के बारे में कहाँ से पता चलता है। इतिहासकारों ने क्या की थी, खोजबीन की थी, ठीक है। बहुत जगह खुदाई हुई थी, खुदाई में बहुत सारी चीज़ें, जब खुदाई होती थी तो खुदाई के दौरान काफ़ी चीज़ें मिलती थी, ठीक है, काफ़ी वस्तुएं मिलती थी पुरानी से पुरानी, जिन जैसे मुद्राएं, अभिलेख जो है दीवारों पे लिखी हुई मिलती थी, और मुद्राएं मिलती थी, और बर्तन मिलते थे, लोगों के वेशभूषा जो थी, कपड़े मिलते थे खुदाई के दौरान, ऐसी चीज़ें मिलती थी। अनाज के दाने भी मिलते थे कहीं कहीं पे खुदाई के दौरान। तो ये जो सब चीज़ें मिलती थी, ये क्या थी, ये एक हमारे इतिहास को जानने का माध्यम थी। इसके द्वारा हम पता लगा सकते थे कि हाँ, उस समय लोग ऐसी वेशभूषा जो है पहनते होंगे, ऐसे आभूषण पहनते होंगे, ठीक है, इस तरह की खेती होती होगी, जो दानों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह की खेती होती होगी। तो इन्हीं सबको क्या कहा जाता है कि जो इतिहास जानने के माध्यम है। क्या है इतिहास जानने के माध्यम? मुद्रा हो गए, आभूषण हो गए, लोगों के कपड़े हो गए, ठीक है। तो ये सब जो जानने के माध्यम है, इसी को स्रोत या साक्ष्य कहते हैं। सो गाइस, आपको आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि स्रोत या साक्ष्य किसे कहते हैं। स्रोत या साक्ष्य वही होते हैं जो पुरानी चीज़ें हमें मिल जाती है, जब सर्चिंग करते हैं, खोजते हैं इतिहासकार, पुरानी पुरानी जो बिल्डिंग होती है, इमारतें होती हैं, उस पर कुछ लिखावट लिखी होती है, ठीक है, वो अभिलेख होती हैं। इनके माध्यम से क्या करते हैं, इनके माध्यम से इतिहासकार क्या है, उस जगह का पता लगाते हैं कि वहाँ क्या होता था उस समय में। और ये जो सारे माध्यम हैं, इन्हीं सब जो सब चीज़ें मिलती हैं, तो इन्हीं सब माध्यम को हम स्रोत या साक्ष्य कहते हैं कि ये जो है, इनके द्वारा हम इतिहास को जान सकते हैं। सो गाइस, आपको आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। साक्ष्यों का सर्वेक्षण, साक्ष्य तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है। किसी चीज़ को ध्यान से देखना या समझना, तथा समझकर उस चीज़ के बारे में अपनी राय रखना, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है साक्ष्यों का सर्वेक्षण, यानी कि जो साक्ष्य मिले थे, जो अनाज के दाने मिले थे, मुद्रा मिली थी, ये सब जो मिले थे, इन पर जो है ध्यान दिया गया, इन पे काफ़ी ध्यान से इनके बारे में रिसर्च की गई, ठीक है। इनका पूरा सर्वेक्षण किया गया, यानी कि इनका पूरा सर्वे किया गया। किसी चीज़ पे जब हम एक चीज़ पे हम ध्यान से उसकी सर्वे करते हैं, उसकी पूरी तहकीकात करते हैं कि ये कैसा था, ये कब का है, तो ये सब इसका मतलब होता है साक्ष्यों का सर्वेक्षण। की जो चीज़ें मिली, जो वस्तुएं मिली, उनका सर्वेक्षण करना, यानी उन पे सर्वे करना, उन पे उनकी जो जानकारियां हैं वो खोज खोज के कलेक्ट करना, और अपनी राय रखना कि ये कब कब की होंगी और इसका क्या यूज़ होता होगा। तो ये जो आपके चैप्टर है, इसका आपके चैप्टर का नेम है, ठीक है, और इसका मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
सो गाइज़, अब सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि इतिहास के बारे में जानकारी किसके द्वारा मिलती है, इतिहासकारों के द्वारा मिलती है। इतिहासकार खोजबीन करते हैं, उसके द्वारा मिलती है। ठीक है। इतिहासकार प्राचीन काल की जानकारी के लिए कुछ निश्चित साधनों की मदद लेते हैं। ये साधन उस काल के औजार, जीवाश्म पात्र, भोजन पात्र, आभूषण, इमारतें, अभिलेख, चित्र, यात्रियों द्वारा लिखे गए यात्रा विवरण तथा तत्कालीन साहित्य आदि हैं। इन साधनों को इतिहास जानने के स्रोत कहते हैं। सो गाइस, अब मैंने आपको पहले ये सब बता दिया है कि इतिहासकार क्या है। इतिहासकार खोजबीन करते हैं, ठीक है, और उनकी मदद से जो है, जब खोजबीन करके उन्हें जो चीज़ें मिलती है उनकी मदद से जो है वो इतिहास की जानकारी कलेक्ट करते हैं। इसमें आपका औजार आता है, वो आभूषण आते हैं, भोजन पात्र आता है आपका, और इमारतें आते हैं, जो इमारतों पे अभिलेख लिखा होता है वो आते हैं। और एक चीज़ और आता है, यात्रियाँ आते हैं, जो चित्र यात्री होते थे वो चित्र द्वारा जो कुछ बना देते थे और उससे जो है वो इतिहास का समझ करके जो है पता लगाते थे कि इनका मतलब क्या है। ठीक है। और उस समय जो है भारत में जो विदेशी यात्री होते थे वो भी आते थे। विदेशी यात्री आते थे, वो भारत में कुछ दिन रहते थे, फिर जब वापस अपने देश जाते थे तो भारत के ऊपर साहित्य लिखते थे। तो इस तरह के साहित्य जो है वो अभी तक हैं हमारे पास, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और जो उस समय के राजा जो भारत में शासन करते थे वो भी जो है साहित्य ग्रंथ लिखा करते थे, अभिलेख लिखा करते थे, जिनके माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। गाइज़, अब हम ये देखते हैं कि इतिहास जानने के स्रोत कौन से हैं। ये टोटल आपकी बुक में जो पॉइंट है ये केवल वही पॉइंट है गाइज़। ठीक है। सो इसको आप पूरी डिटेल से पढ़ना, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो आपके बुक के पॉइंट्स हैं केवल वही पॉइंट्स हैं, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स कोई नहीं है। इतिहास को जानने के स्रोत। भारत के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। ठीक है। सो 3 स्रोतों में बांटा गया है। ये एक आता है पुरातात्विक में, ठीक है, इसमें पुरानी चीज़ें होती है। साहित्यिक स्रोत, इसमें ग्रंथ होते हैं, ठीक है, लिखे हुए, और कुछ साहित्य ग्रंथ जैसे भगवत गीता हो गई, ठीक है, महाभारत, ये सब हो गए। और विदेशी स्रोत यानी कि इसमें विदेशी यात्री थे, ठीक है, जो भारत में आए थे और उन्होंने जो है साहित्य लिखा था, ठीक है, ये सब आते हैं विदेशी स्रोत में। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है अवशेष, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ, जो ये पुरानी वस्तुएं मिली थी, इनके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। एंड इसके बाद सेकंड आपका है साहित्यिक स्रोत। इसमें आपको धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपके जो ग्रंथ है, महाभारत है, रामायण है, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे पुराण है, ये सब आ जाएंगे, वेद आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आपको ये पढ़ना है। एंड धार्मिक साहित्य में आपको वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, स्मृति, जिसमें रामायण, महाभारत और पुराण आते हैं, और बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में पढ़ना है। एंड गैर धार्मिक साहित्य में आपको संगम साहित्य, मनुस्मृति और नारद स्मृति, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस एंड हर्षचरिता, रास्तरंगिणी और अष्टाध्यायी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है, जिसमें आपका विदेशी स्रोत आता है। इसमें आपको जो विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। विदेशी यात्री में जो भारत में आए थे उस समय वो हैं हेरोडोटस एंड मेगास्थनीज है, डायमेकस है, डायोनोसियस है, प्लिनी है, फाहान है, हैंगसांग्स है और इत्सिंग है। सो ये सब विदेशी यात्री थे, इनके बारे में आपको पढ़ना है। सो गाइस, इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, जो पुरातात्विक स्रोत है एक, और साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। तो इसको हम पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत रहे हैं इतिहास को जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में डिस्कस करेंगे, ये पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम जो है इसके जो स्रोत मिले हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो खुदाई के दौरान प्राप्त वह पुरानी वस्तुएं जिनसे इतिहास की रचना में सहायता मिलती है पुरातात्विक स्रोत कहलाती है। इनमें अभिलेख, मुद्रा, स्मारक आदि प्रमुख हैं। जॉन कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है।
सो गाइस, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जब खुदाई होती है, खुदाई के दौरान जो पुरानी वस्तुएं मिलती है, ठीक है, और उन वस्तुओं से हमें क्या होता है, इतिहास के बारे में पता चलता है, बहुत सारी जानकारी मिलती है उन वस्तुओं के माध्यम से। तो ये जो सारी वस्तुएं मिलती है ये पुरातात्विक स्रोत कहलाती हैं, ठीक है। और पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं? अभिलेख आते हैं, मुद्रा आता है, स्मारक आता है, ठीक है, तो आभूषण आते हैं, वस्त्र आते हैं और अनाज के दाने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आती है? पुरातात्विक स्रोत में आती है, पुरानी वस्तुएं जो खुदाई के दौरान मिलती है। और जो जॉन कनिंघम है उनको भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, ठीक है। सो अब हम पुरातात्विक स्रोत का मतलब तो समझ गए हैं, बट स्रोत क्या क्या मिले थे इसके बारे में आप देख लेते हैं। पहला आपका है अवशेष। हड़प्पा सभ्यता से हमें बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सारे के सारे अवशेष इस बात का पुरातात्विक स्रोत हैं कि वह घटना निश्चित तौर पर घटित हुई है। सो गाइस, जब खुदाई हो रही थी तो उस समय काफ़ी कुछ मिला था, जिसमें मानव कंकाल मिला था अवशेष में, और पशुओं के जो है यहाँ पे जीवाश्म मिले थे, ठीक है। और जब खुदाई की गई थी तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो पूरे का पूरा जो है नगर मिल गया था खुदाई के दौरान। तो ये सारी चीज़ें जो मिली थी ये सब पुरानी पुरातत्व स्रोत के अंदर आती हैं। और इससे ये पता चलता है कि हाँ, ऐसी कुछ जो है ये निश्चित तौर पे ऐसी रहे होंगे, ऐसे लोग रहे होंगे, पशु रहे होंगे, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता के पास खुदाई हुई थी, जो नगर है उसके पास जो है कुछ सूअर और गाय जैसे पशुओं के अवशेष मिले हैं, जिससे ये भी पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है पशुपालन भी करते थे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें मिली है इससे ही इतिहास के बारे में पता चलता है, वो निश्चित तौर पर एकदम पता चलता है कि हाँ, इस समय जो है ऐसा कुछ रहा होगा। मुद्राएं मिली थी जिससे पता चलता है कि इस समय लोग व्यापार के लिए मुद्रा का इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। काफ़ी बर्तने मिले थे, मृत भांड जो है मिले थे, जिससे पता चलता है कि हाँ, लोग यहाँ पे इस तरह के बर्तन यूज़ करते होंगे। काफ़ी तरह के औजार मिले थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिली थी जिससे हमें पता चलता है इतिहास के बारे में, एकदम पुख्ता सबूत मिलता है, एकदम निश्चित जानकारी मिलती है कि इस समय के लोग ऐसा कुछ करते होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख स्तंभ, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, मूर्तियों, मंदिरों की दीवारों इत्यादि पर खुदे मिलते हैं, उसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेख क्या होता है गाइस? जो मंदिरों की दीवार होती है उस पे जो है खुरेद कर कुछ लिखा जाता है, अपनी भाषा में वो लिखते हैं, उस समय की भाषा में जो वो यूज़ करते हैं। और ऐसी मूर्तियों पर भी कुछ अभिलेख मिले हैं, ताम्रपत्रों पे अभिलेख मिले हैं। तो ये सब इसको अभिलेख कहते हैं, जो अपनी लैंग्वेज में लिखते थे, ठीक है। भारतीय इतिहास के संबंध में अभिलेखों का स्थान अति महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास के बारे में प्राचीन काल के कई शासकों के अभिलेखों से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। ये अभिलेख पत्थर, स्तंभ, धातु की पट्टी या मिट्टी की वस्तुओं पर उकेरे हुए प्राप्त हुए हैं। इन प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। सो गाइज़, अभिलेख मैंने आपको बताया कि जैसे मंदिरों की दीवारों पर क्या होता था, खुरेद कर कुछ लिखा जाता था अपनी भाषा में, और उसको अभिलेख कहते थे। और ये जो है खम्भों पे, शिलाओं पे, ताम्रपत्रों पे मुद्रा होती थी, उन पे लिखे मिलते थे खुरेद के, तो उनको अभिलेख कहते हैं। और अभिलेखों का जो है भारत के इतिहास में जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है, जिसके वजह से हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। जो प्राचीन काल के शासक थे वो भी जो है अभिलेख लिखते थे, ठीक है, ताम्रपत्रों पर लिखते थे। तो उनसे भी हमें पता चलता है, वो अभिलेख के द्वारा अपनी उपलब्धियां लिखते थे, ठीक है, उनने क्या क्या किया, कैसे युद्ध किया, ये सब लिखते थे। तो जिससे हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ने से हमें पता चलता है कि हाँ, उसके बारे में कि उस समय कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसा शासन रहा होगा, ठीक है। और जो ये अभिलेख है इसका जो अध्ययन करते हैं, ठीक है, इसका अध्ययन करने को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। अभिलेख का जो अध्ययन किया जाता है उसको पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। और ये अभिलेख क्या होते हैं? ये मिट्टी की वस्तुओं पर, धातु की पट्टियों पर, खम्भों पर, शिलाओं पर, मूर्तियों पर, मंदिरों की दीवारों पर जो है खुदरे हुए मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये अभिलेख आमतौर पर ठोस सतह वाले स्थानों अथवा वस्तुओं पर मिलते हैं। लंबे समय तक अद्वितीय बनाने के लिए इन्हें ठोस सतहों पर लिखा जाता है। इस प्रकार के अभिलेख मंदिर की दीवारों, स्तंभों, स्तूपों, मोहरों, ताम्रपत्रों इत्यादि पर प्राप्त होते हैं। ये अभिलेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं। इनमें से प्रमुख भाषाएं
पाली और संस्कृत है। सो गाइज़, मैंने आपको बताया कि अभिलेख क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं। मंदिरों की दीवारों पर, स्तूपों पर, ठीक है, ताम्रपत्रों पर लिखे जाते हैं और इन्हें खुरेद कर लिखा जाता है ताकि ये मिटे ना, ठीक है। अमिटे का मतलब है कि ये मिटे ना, इसलिए इन्हें खुरेद कर जो है ठोस सतह पर लिखा जाता था कि ये जल्दी समाप्त ना हो। और जो ये अभिलेख है ये अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता था। जैसे जैसे राजा होते थे, जिस वंश के राजा होते थे, उनमें जौन सी भाषा का यूज़ होता था, ठीक है, जौन सी लिपि का यूज़ होता था, वो भाषा का यूज़ करते थे वो अभिलेख को लिखने के लिए। और इनमें से जो प्रमुख भाषाएं थी वो थी पाली और संस्कृत, ठीक है। और भी कोई भाषाएं थी जिसे जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे पुराने अभिलेख अशोक के अभिलेख माने गए हैं, जो हमें खरोष्ठी लिपि या ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। इन अभिलेखों को सबसे पहले 1873 में जेम्स प्रिंसिल ने पढ़ा और हमें बताया कि अशोक के शासनकाल में क्या क्या काम किए गए तथा कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। सो गाइस, इन अभिलेखों के माध्यम से ही पता चलता है अशोक, जो उस समय अशोक का वंश था, तो उन्होंने भी जो है अभिलेख लिखे थे। जो हम पढ़ते हैं तो हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। अशोक साम्राज्य जो हमारा सम्राट था, उनके बारे में पता चलता है कि वो उस समय क्या काम करते थे, कैसा उनका राज्य था, क्या क्या वहाँ पे व्यापार के साधन थे, ठीक है। ये सब जो है उनके अभिलेख से पता चलता है, क्योंकि जो उस समय के शासक होते थे वो अभिलेख लिखा करते थे, उसमें अपनी उपलब्धियाँ लिखा करते थे, ठीक है। और इन अभिलेखों का जब अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करके हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। जो जेम्स प्रिंसिल थे, इन्होंने ये अभिलेख पढ़ा था और उन्होंने हमें बताया था कि अशोक का जो शासनकाल है उसमें क्या क्या काम किए जाते थे और कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। इन सब से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा काल का माना गया है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, ठीक है। तो भारत को जो सबसे पुराना अभिलेख हम हड़प्पा सभ्यता का मानते हैं। जब इसकी खोज हुई थी इस नगर की, तो ये नगर पूरा जब खोज हुई तो पूरा का पूरा नगर मिल गया था और वहाँ पे जो उनकी दीवारें थी, मंदिर थे, मूर्ति, उन पे ना कुछ लिखा रहता था। तो वो जो लिपि लिखी रहती थी, वो लिपि हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि वो कौन सी भाषा में क्या लिखा होता था, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। एंड कुछ और प्रमुख अभिलेख मिले थे जिनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है हमारा जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख। ये शक शासक रुद्रदमन का प्रथम अभिलेख है। ये संस्कृत भाषा का सबसे लंबा एवं प्रथम अभिलेख है। तो जूनागढ़ अभिलेख मिला है, ये जो शक शासक रुद्रदमन है इनका अभिलेख था। इन्होंने जो है कुछ लिखा था उस समय, जिससे हमें इनके बारे में पता चलता है कि इस तरह के शासक रहे हैं, इनका नाम रुद्रदमन था। ये सब हमें इन अभिलेख के द्वारा ही पता चलता है। और जो ये अभिलेख थी ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था और ये सबसे लंबा और सबसे पहला जो अभिलेख था ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अभिलेख है ऐन अभिलेख। इसे गुप्त शासक भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा की चर्चा मिलती है। तो जब आप अपना चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको सती प्रथा के बारे में पता चलेगा। इसमें क्या ये जो सती प्रथा है इसके बारे में हमें कहाँ से पता चला है, ये जो ऐन अभिलेख है इससे जो है हमें सती प्रथा के बारे में पता चलता है कि उस समय जो थी सती प्रथा भी थी। और ये किसके शासनकाल में थी, ये गुप्त शासक जो भानुगुप्त है इनके शासनकाल में थी। इनके अभिलेख में लिखा गया था ये, ठीक है, जिससे हमें सती प्रथा के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा ऐहोल अभिलेख। ये बादामी के चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, जिसे उसके मंत्री रविकीर्ति द्वारा तैयार किया गया था। सो गाइज, जो शासक होते थे, कुछ शासक जो है वो अभिलेख जो है अपने मंत्रियों से लिखवाते थे, लेकिन शब्द जो है वो शासक के होते थे। वो अपने अभिलेख में जो है अपनी उपलब्धियाँ लिखवाते थे, अपने राज्य के बारे में लिखवाते थे, विस्तार लिखवाते थे, ठीक है। तो ये जो बादामी के चालुक्य जो शासक था, बादामी के चालुक्य के जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने ये ऐहोल अभिलेख लिखवाया था, ठीक है। और ये उनके मंत्रियों द्वारा तैयार किया गया था, जिससे उनके शासन का पता चलता है इस अभिलेख में कि उनका शासन कैसा था, ठीक है, किस तरह से उनके राज्य में काम हुआ था, काम किया जाता था। ये सब जो है इनके अभिलेख में पता चलता है। नेक्स्ट अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसे कलिंग शासक खारवेल द्वारा जारी किया गया था। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम ईस्वीवार घटनाओं का विवरण मिलता है।
तो गाइज ये हाथी गुफा एक अभिलेख था जिसे कलिंग शासक खारवेल द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और इस अभिलेख में हमें ईस्वीवार घटनाओं का विवरण मिलता है तथा इनके बारे में पता चलता है। जो कलिंग के शासक हैं इनके अभिलेखों के बारे में भी हमें इनकी जो उस समय जो इनका शासन था उनके बारे में हमें इस अभिलेख के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट जो हमारा अभिलेख है वो है इलाहाबाद अभिलेख। मूल्य रूप से ये अभिलेख सम्राट अशोक का है। बाद में इस पर हरिशेर द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को खुदवाया गया और आगे चलकर मुगल शासक जहांगीर ने इस पर अपना संदेश खुदवाया। तो गाइस जैसे जैसे वंश आते गए वैसे वैसे राजा जो है अपने अपने अभिलेख जो है यहाँ पे खुदवाते गए, ठीक है। पहले जब जैसे अशोक का शासन काल था तो उन्होंने अपना अभिलेख जो है यहाँ पे लिखा था। इसके बाद जैसे जैसे राजा मरते गए, इसके बाद नए शासक आते गए तो उन्होंने जो है अपनी उपलब्धियाँ जो है लिखवाने लग गए, ठीक है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त जो है वो आए और आगे चलकर फिर मुगल शासक जहांगीर भी आए। उन्होंने भी अपने जो संदेश थे अपना अभिलेख जो है इस पर खुदवाया था, ठीक है। तो जैसे जैसे राजा आते गए वैसे वैसे अपने अपने अभिलेख खुदवाते गए, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ इसके बाद जो है दूसरा शासक जो आया था वो ये आया था। नेक्स्ट हमारा है मास्की एवं गुजरा अभिलेख। ये दोनों ही अभिलेख अशोक सम्राट के हैं जिसमें अशोक प्रियदर्शी और अशोक नाम का उल्लेख किया गया है। तो गाइस ये मास्की और गुजरा अभिलेख ये भी अशोक सम्राट के ही अभिलेख हैं और इसमें अशोक जो है को प्रियदर्शी और अशोक के नाम से मिलता है, इस अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अभिलेख है भाभू एंड रूमीन देई अभिलेख। ये दोनों ही अभिलेख अशोक के थे जिनसे अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। तो गाइस बौद्ध धर्म के प्रति आस्था का पता हमें भाभू एवं रूमीनीय देई अभिलेख से पता चलता है कि उस समय जो है बौद्ध धर्म में भी आस्था रखी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रूपानाथ अभिलेख और इस अभिलेख से अशोक के शैव धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है, ठीक है। पर्सिपोलिस एवं नक्शा रुस्तम इस अभिलेख में भारत और ईरान के संबंधों का वर्णन किया गया है। सो गाइस हमें इसी अभिलेखों के द्वारा जो है इतिहास के बारे में पता चलता है, क्योंकि जो शासक थे वो अभिलेख लिखा करते थे। तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए अभिलेख में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है, जिनके द्वारा हम जब अभिलेख का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस समय हमारा इतिहास जो प्राचीन काल का हमारा इतिहास था वो कैसा रहा होगा, और इसी के द्वारा हम जो है अपने इतिहास की जानकारी कलेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्मारक। स्मारक वो इमारतें जो पास्ट यानी अतीत में बनी हैं, जैसे कि आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा आदि। सो गाइज स्मारक का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है पुरातात्विक शोध में। ये सब पुरानी वस्तुओं की पुरानी जो इमारतें हैं इसमें आती है, ठीक है। आगरा का ताजमहल जब इतिहासकारों ने खोज की थी, ठीक है, जब उन्हें आगरा का ताजमहल मिला था तो उन्होंने इनकी भी जानकारी ली, छानबीन की कि ये कब बना था, कौन से शासक थे, किसने बनवाया था। ऐसे दिल्ली का लाल किला है, फतेहपुर का सिकरी बुलंद दरवाज़ा है। तो ये सब चीज़ें जो बनी थी पहले से बनी हुई थी, ठीक है। जब इतिहासकार जब सर्चिंग करते हैं, जब वो ढूंढते हैं, उन्हें सब जब ये सब चीज़ें मिलती है तो इनके बारे में वो जानकारी जुटाते हैं, और ये सब भी जो है हमारे भारत के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इन सब से हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। स्मारक में आपका तक्षशिला है। तक्षशिला जो ये एक स्थान था, ठीक है, यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहाँ से प्राप्त अवशेषों से कुषाण वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अंकोर वाट कंबोडिया तथा बोरोबुदर मंदिर जावा, यहाँ से प्राप्त अनेक प्रतिमाओं से पता चलता है कि इन देशों से भारत के व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध थे। सो गाइज तक्षशिला में जो ये में मंदिर मिले थे, ठीक है, जो जावा मंदिर है, कंबोडिया मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी, ठीक है, इनसे हमें पता चलता है कि भारत में जो व्यापारिक स्थिति थी, सांस्कृतिक संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे इन देशों के साथ, उनके बारे में हमें पता चलता है कि कैसे संबंध थे, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हम देख के इतिहास के बारे में जानकारी जुटा पाते हैं, ठीक है। और ये जो
प्राप्त हुए थे, तक्षशिला से जो अवशेष प्राप्त हुए थे उससे हमें कुषाण वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तक्षशिला से जो अवशेष प्राप्त हुए थे कि उस समय कुषाण वंश था, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था, कैसी सामाजिक स्थिति थी, उसकी राजनीतिक स्थिति कौन सी थी, कैसी थी, और कैसे कैसे राजा आए थे, ठीक है, किसका शासन था, ये सब हमें जो है तक्षशिला से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वहाँ से पता चलता है कुषाण वंश के बारे में। नेक्स्ट हमारा पुरातात्विक सूत्र है सिक्के। सिक्के से भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है कि उस समय लोग जो है कैसे व्यापार करते थे, सिक्के के माध्यम से करते थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। प्राचीन काल में लेन देन के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु विनिमय व्यवस्था के बाद सिक्के प्रचलन में आए। ये सिक्के विभिन्न धातुओं जैसे सोना, तांबा, चांदी इत्यादि से निर्मित किए जाते थे। प्राचीन भारतीय सिक्कों की एक विशेषता ये है कि इनमें अभिलेख नहीं पाए गए हैं। आमतौर पर प्राचीन सिक्कों पर चिन्ह पाए गए हैं। इस प्रकार से सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इन सिक्कों का संबंध ईसा से पहले 5वीं सदी से है। इसके पश्चात सिक्कों में थोड़ा बदलाव आया। इन सिक्कों में तिथियां, राजा तथा देवताओं के चित्र अंकित किए जाने लगे। सो गाइस, अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोत में सिक्के की, तो खुदाई के दौरान जो है सिक्के भी मिले थे, मुद्रा मिली थी, ठीक है। सिक्के या मुद्रा ये पाए गए थे और इससे हमें पता चलता है कि उस समय जो है मुद्रा से व्यापार जो है किया जाता था, लेन देन होता था, ठीक है। और ये सिक्के जो हैं तांबा, चांदी, सोने जैसे सिक्के होते थे, ठीक है, इनके बने हुए होते थे, ठीक है। प्राचीन जो सिक्के थे, प्राचीन भारतीय सिक्के थे, उनकी एक विशेषता ये थी कि इन पे कोई अभिलेख नहीं लिखे हुए थे, ठीक है। इन सिक्कों पे कोई अभिलेख नहीं थे, जब बल्कि उसकी जगह चिन्ह होते थे सिक्कों पे, ठीक है। प्राचीन काल में क्या होता था कि सिक्कों पे चिन्ह पाए गए हैं, जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं खुदाई के दौरान, उसे यही पता चलता है कि कहीं कहीं पे जो है सिक्कों में चिन्ह पाए गए हैं अभिलेख की जगह। सो इन सिक्कों जो ये चिन्ह पाए गए हैं, इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। और इसके पश्चात जो है सिक्कों में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। इसके बाद जो है फिर अभिलेख भी जो है सिक्कों पे लिखे जाने लगे और काफ़ी चित्र थे वो अंकित किए जाने लगे। इसके साथ साथ जो देवताओं होते हैं, देवता के चित्र भी अंकित किए जाने लगे, राजा के चित्र भी अंकित किए जाने लगे। तो धीरे धीरे जो है सिक्कों में बदलाव आने लगा। बट स्टार्टिंग के जो सिक्के मिले उनमें अभिलेख नहीं पाए गए थे, उनमें पहले सिर्फ चिन्ह पाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आहत सिक्कों के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, जिसमें सिर्फ चिन्ह प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आहत सिक्कों के सबसे प्राचीन भंडार पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मगध से प्राप्त हुए हैं। भारत में स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी की और इन शासकों ने सिक्कों के निर्माण में डाई विधि का उपयोग किया। कुषाण शासकों द्वारा जारी की गई स्वर्ण मुद्राएं सबसे अधिक शुद्ध थी, जबकि गुप्त शासकों द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्राएं जारी की थी। सो यहाँ पे मुद्राएं बताई गई हैं, यानी कि सिक्के बताए गए हैं कि कैसे कैसे जारी हुए थे। जो अवशेष मिले थे खुदाई के दौरान उससे पता चलता है, ठीक है। उनसे ये सारे इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? उत्तर प्रदेश तथा मगध से प्राप्त हुए थे, ठीक है। ये हमें खुदाई के दौरान मिले थे। और भारत में जो स्वर्ण मुद्राएं आई थी वो सबसे पहले जो है हिंद यूनानी के जो शासक हैं उन्होंने ये सिक्के निकाले थे। इसके बाद जो है और शासक आते गए, ठीक है। फिर कुषाण शासक आए, उन्होंने भी स्वर्ण मुद्राएं निकाली थी। उनके टाइम की सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं थी, ठीक है। इसके बाद गुप्त शासक आए, उन्होंने भी स्वर्ण मुद्राएं निकाली। इसके बाद सातवाहन शासक आए, उन्होंने शीशे की मुद्राएं निकाली थी। तो इन सब के बारे में जानकारी जो है हमें कैसे मिलती है? खुदाई के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं उनसे मिलती है, अभिलेखों से मिलती है। तो काफ़ी सारे जो प्रमाण हैं उनसे हमें अपने भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। काफ़ी सारे माध्यम हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मूर्तियाँ। इसके अलावा अगर हम मूर्तियों की बात करें तो हमें पशुपति नाथ जी की मूर्ति
पुरोहित जी की मूर्ति और नटराज जी की मूर्ति आदि मिले हैं। तो इस समय मूर्तियाँ भी थी, जो पुरातात्विक जो स्रोत है उसमें मूर्तियाँ भी आती हैं और ये भी खुदाई के दौरान मिली थी। ठीक है, खुदाई के दौरान इसमें हमें पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। और इसके अलावा जो पुरोहित होते थे उनकी भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। उस समय पुरोहितों की भी पूजा की जाती थी और उनकी मूर्ति बनाई जाती थी। इसके अलावा नटराज की मूर्ति तो आप जानते होंगे, तो नटराज की मूर्ति ये सब भी जो है खुदाई के दौरान मिले हैं। कई मंदिरों में जो है मिले हैं, जो पुरानी मंदिरें होती थी, पुराने स्मारक होते थे, उसमें भी ये सारे जो हैं मूर्तियाँ प्राप्त हुई है वहाँ से। सो गाइस, आपका पुरातात्विक सूत्र जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें आपने जो है जो पुरातात्विक सूत्र थे जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसमें आपका अभिलेख आता है, मुद्रा आते हैं, स्मारक आता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा साहित्यिक सूत्र है। ठीक है, अब हम इससे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बट आप ये देखिए कि ये साहित्यिक सूत्र क्या होते हैं और इसमें क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया पुरातात्विक स्रोत। अब सेकंड पॉइंट जो है हमारा साहित्यिक स्रोत, इससे भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसको हम देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोत से हमारा अभिप्राय उन ऐतिहासिक किताबों से हैं जो हमें अतीत में हुई घटनाओं की जानकारी देते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी भारत की सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है उससे प्राप्त होती है और जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण वेद व्यास को माना जाता है। तो गाइस, साहित्य क्या होता है, जो पहले के जो लोग थे, ठीक है, उस समय के लोग क्या करते थे, राजा जो होते थे वो राजा जो पुरोहित होते थे, राजा के यहाँ पे रहते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो लोग जो है साहित्य लिखते थे। जो पंडित होते थे वो साहित्य लिखते थे, ठीक है, और उनमें जो है सारे स्टोरी लिखते थे राजा की, कि वो कैसे कैसे थे, कैसे शासन करते थे, ठीक है, ये सब लिखते थे, जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ग्रंथ लिखते थे, धर्म ग्रंथ लिखते थे, ठीक है, और इसके अलावा जो क्या कहते हैं, बाहर से भी विदेशी यात्री आते थे, वो भी जो है भारत में रहते थे, देखते थे और अपने देश में जाके साहित्यिक जो है साहित्यिक लिखते थे, किताबें लिखते थे, धर्म ग्रंथ लिखते थे, साहित्य लिखते थे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है साहित्यिक स्रोत में आती है। साहित्यिक स्रोत में धर्म ग्रंथ आता है आपका, ठीक है, और जो सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ माना जाता है वो वेद को माना जाता है। ठीक है, जिसके संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण वेद व्यास। ठीक है, साहित्यिक स्रोत भी जो है दो प्रकार के होते हैं, इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है धार्मिक साहित्य और दूसरा है गैर धार्मिक साहित्य। तो पहले हम धार्मिक साहित्य देख लेते हैं। धार्मिक साहित्य में आपका वेद और ये वेदांग ये सब आते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपका वेद है। इसका अर्थ होता है महत ज्ञान, अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी के स्रोत वेद ही हैं। इनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सो गाइज, वेद जो है टोटल 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, जिसमें आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आता है। वेद से हमें जो है भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और जो ये वेद है इसको सबसे प्राचीन जो है माना जाता है। सबसे पहले इसी से हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और इसका जो मतलब है, वेद का मतलब क्या है, केवल ज्ञान है। ठीक है, अर्थात पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान है वेद का मतलब। ठीक है, और टोटल आपके वेद 4 होते हैं। नेक्स्ट है वेदांग। इनसे वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझा जा सकता है। इनकी संख्या 6 होती है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेदांग टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं और वेद आपके टोटल 4 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, वेदों के गद्य रूप में की गई सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है चीज़ें लिखी गई थी, ग्रंथ लिखे गए थे, वेद लिखे गए थे, वेदांग लिखे गए थे, जिससे हमें क्या होता है, भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इन सब से, और ये सब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है आरण्यक। इसकी रचना जंगलों में की गई। इसे ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है, जिसमें ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है एक धार्मिक साहित्य है। इससे भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में
जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आपका धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है उपनिषद। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, इसे वेदांत भी कहा जाता है। तो ये जो है एक विद्या होती है, ब्राह्मण विद्या जब प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, गुरु के समीप बैठना होता है। और ये जो प्रक्रिया है इसको वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी कुछ हमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चला है। और इनकी संख्या टोटल 108 होती है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। सो इसमें आपका उपनिषद जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आपका धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसकी जो संख्या होती है वो 108 होती है। और ये जो उपनिषद है इसकी तुलना किससे की गई है, टूटी हुई नाव से की गई है। इस उपनिषद में क्या होता है, ब्राह्मण विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना होता है, और ये जो प्रक्रिया होती है इसको वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। उपनिषदों से तत्कालीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। सो गाइज ये उपनिषद जो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें क्या होता है कि जो ब्राह्मण विद्या प्राप्त की जाती है वो गुरु के समीप बैठ के की जाती है। ये सब जो है उपनिषद में लिखा हुआ है। और इससे क्या मिलती है, भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, उसकी धार्मिक स्थिति थी, इन सब के बारे में जो है हमें भारत के इतिहास की जो स्थिति रही है इसके बारे में हमें उपनिषदों से पता चलता है। नेक्स्ट आपका आता है स्मृति, और इसमें आपका रामायण, महाभारत, पुराण ये सब आते हैं, ठीक है। सो स्मृति में आपका महाकाव्य रामायण एवं महाभारत भारत के दो प्राचीनतम महाकाव्य है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इनका रचना काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। सो गाइज इसी का मतलब होता है कि पहले का, और ईसा पूर्व का मतलब होता है कि उससे पहले का, और ईस्वी का मतलब होता है कि बाद का। जैसे कि यहाँ पे आपका कहा गया है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, यानी कि 4वीं शताब्दी से पहले और 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच, यानी कि 4वीं शताब्दी के बाद जो ईस्वी रही है आपकी, उसके बीच से जो इसका रचनाकाल माना जाता है महाकाव्य का, ठीक है। और इस बात का हमें कैसे पता चलता है, जो साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, उनके आधार पर हम इस बात की जो है पुष्टि करते हैं कि जो इनका रचना काल है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच का माना जाता है। जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा हमें पता चलता है, ठीक है। ये भी आपका धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं। आपका महाकाव्य में रामायण और महाभारत आता है, ठीक है। रामायण का हम पहले देख लेते हैं। इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। संस्कृत भाषा में लिखे इस महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक हैं। इसमें तत्कालीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। सो गाइस ये रामायण में 24,000 श्लोक लिखे गए हैं, और इन श्लोकों में जो है भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया गया है कि उस समय की स्थिति कैसी थी। तो रामायण से जो है हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसकी स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय जो है समाज में कैसे लोग रहते थे, उनकी धार्मिक स्थिति क्या थी, कैसे व्यापार करते थे, ठीक है, क्या उनके साधन थे, ये सब जो है हमें रामायण के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट आपका आता है महाभारत। महाभारत में आपका आरंभ में इसका नाम जय संहिता था। इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। इसमें श्लोकों की मूल्य संख्या 8800 थी, लेकिन वर्तमान में कुल संख्या 1,00,000 है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। सो आपका महाकाव्य में एक रामायण आता है जिसे हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है, और दूसरा आपका है महाभारत। इससे भी जो इसमें जो श्लोक लिखे गए हैं उससे हमें भारत की स्थिति के बारे में पता चलता है, भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। सो ये जो श्लोक है इनके द्वारा जो है हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। जो इसके रचनाकार हैं वो महर्षि वेदव्यास हैं, ठीक है। उन्होंने ये लिखा था, और उन्होंने जो है इसमें भारत की जो भी स्थिति रही है, भारत का जो इतिहास रहा है उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आपका है श्री भगवत गीता, भीष्म पर्व से संबंधित है ये। महाभारत का युद्ध 1950 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जो 18 दिन तक चला था। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसे 5वें वेद के रूप में मान्यता मिली है। सो गाइज, श्री भगवत गीता जो है उससे भी जो है भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। जो महाभारत है इसके बारे में हमें पता चलता है। महाभारत तो आपने देखी है। महाभारत में आपको जब देखते हैं तो पता चलता है कि उस समय जो है जो कौन कौन थे महाभारत में, कैसे भाइयों के लिए युद्ध हो रहा था। तो इनका वर्णन कहाँ मिलता है? श्री भगवत गीता में इनका वर्णन मिलता है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें जो है भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है कि महाभारत में क्या होता था। तो ऐसे ही काफ़ी सारे जो हैं भगवत गीता ऐसे काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनके द्वारा हमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। उसमें से आपका एक भगवत गीता है। इसके बाद इसमें आपका पुराण आता है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। ये सातवाहन वंश से संबंधित है। सो गाइस, पुराणों का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है भारत के इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, भारत के इतिहास का हम पुराणों के द्वारा बहुत ही जो है अच्छे से पता कर पाए हैं। इसमें काफ़ी कुछ जो है भारतीय इतिहास के बारे में लिखा था। उनकी जो जैसी स्थिति रही है उनके बारे में लिखा था। काफ़ी कुछ जो है पुराण में लिखा हुआ था जिससे हमें हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सो काफ़ी सारे जो है पुराण हैं जिसमें आपका विष्णु पुराण है, और विष्णु पुराण से मौर्य वंश का तथा वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। सो गाइस, काफ़ी सारे पुराण लिखे गए हैं जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें से आपका एक है विष्णु पुराण और दूसरा आपका है मौर्य वंश। ठीक है, तो इन सब से हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? गुप्त वंश के बारे में पता चला है वायु पुराण से, और मौर्य वंश के बारे में आपको पता चला है विष्णु पुराण से। नेक्स्ट आपका धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है बौद्ध साहित्य। गाइज, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आपके साहित्यिक सूत्र हैं जिसमें धर्म ग्रंथ और भगवत गीता साहित्य ये सब आते हैं। तो धार्मिक जो साहित्यिक सूत्र है उसमें दो प्रकार के होते हैं, वो धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। तो हम अभी धार्मिक साहित्य पढ़ रहे हैं। धार्मिक साहित्य में बौद्ध साहित्य जो है अभी हम पढ़ रहे हैं। ये मूल रूप से 4 भागों में विभाजित होते हैं: जातक, त्रिपिटक, पाली एवं संस्कृत। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य से भी हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो बौद्ध साहित्य है ये जातक, त्रिपिटक, पाली, संस्कृत 4 भागों में विभाजित की गई है। और इनमें जो है भारत के इतिहास के बारे में मूल रूप से एकदम डिटेल से लिखा हुआ है। और इसमें जो है बौद्ध धर्म के प्रति लिखा हुआ है, लोगों की कैसी आस्था थी। ठीक है, लोग कैसे जो है बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे, क्या करते थे, ये सब जो है इस बौद्ध साहित्य में लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट आपका आता है बौद्ध साहित्य में ही जो 4 भागों में विभाजित है। इसमें आप सबसे पहले हम जातक देखते हैं। ये बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। ये 550 कथाओं का एक संग्रह है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी वर्णित है। अजंता की चित्रकारी जातक की कहानियों को दर्शाती है। सो गाइज़, मैंने आपको बौद्ध साहित्य के बारे में बताया था जो 4 भागों में विभाजित है। उनमें से आपका पहला है जातक। जातक जो है ये एक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का, और इसमें 550 कथाएं हैं वो लिखी गई हैं। और ये कथाओं में भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं वो सब लिखी हुई हैं, जिससे हमें पता चलता है महात्मा बुद्ध के बारे में। और अजंता की आपने गुफाएँ सुनी होगी, तो अजंता की गुफाओं में चित्रकारी, बहुत सारी चित्रकारी मिली है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि उस समय लोग कैसे रहते होंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रति क्या आस्था थी। इन सब चीज़ों से जो है ये जो ग्रंथ है, ये कथाएं हैं, इनसे हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है त्रिपिटक। त्रिपिटकों की भाषा प्राकृतिक है। ये 3 हैं: सुपिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक। पाली ग्रंथ प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। सो गाइस, ये जो त्रिपिटक है ये जो है एक प्राकृतिक भाषा है। ठीक है, ये टोटल 3 है इसमें। ठीक है, एक आपका सुपिटक है, एक है आपका विनय पिटक है, और एक है अभिधम्य पिटक है। ठीक है, और ये सब जो है
पाली भाषा में मिले हैं। ये बौद्ध ग्रंथ जो हैं प्राचीनतम जो पाली भाषा यूज़ की जाती थी उनमें जो ये ग्रंथ हमें पाए गए हैं। सो इससे भी हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो ये सुपिटक, विनय पिटक है, ठीक है, अभिधम्म पिटक है, इसमें जो है भारत के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में लिखा हुआ है और बौद्ध के बारे में भी काफ़ी कुछ डिटेल में लिखा है, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय जो है बौद्ध धर्म के प्रति लोगों की कैसी आस्था थी। नेक्स्ट आपका है मिलिंद पन्हो और इस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मीनांडर यानी कि मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागेशन के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इसके अंदर वर्णन है जो बौद्ध के भिक्षु होते थे, ठीक है, नागेशन जो होते थे और यूनानी के जो नरेश थे, इनके बीच जो है वार्तालाप हुआ है, उसका वर्णन हमें यहाँ से मिल जाता है। और दीपवंश श्रीलंका के सिंधु द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला जो ये ग्रंथ जो है ये बौद्ध ग्रंथ है पहला, ठीक है। सो काफ़ी कुछ हमें जो है इससे भी मिल जाता है। ये जो मिलिंद पन्हो जो आपका ग्रंथ है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला है, इनसे हमें जो है इनके बीच जो यूनानी नरेश जो थे इनके और जो बौद्ध भिक्षु नागेशन थे इनके बीच का वार्तालाप जो है हमें मिलिंद पन्हो जो आपका ग्रंथ है उसमें हमें मिलता है। नेक्स्ट आपका है महावंश। इसमें मगध के राजाओं के क्रमबद्ध सूची है, ठीक है। तो महावंश से हमें क्या पता चलता है, जो महावंश है वहाँ से हमें मगध साम्राज्य के बारे में पता चलता है तथा वहाँ कौन से राजा थे, कैसे शासन करते थे, ठीक है, उसकी पूरी डिटेल में जो है महावंश में हमें मगध के राजाओं की पूरी डिटेल में डिटेल हमें से इसकी मिलती है, ठीक है। एंड आपका लास्ट है चूल वंश, ठीक है। चूल वंश में क्या होता है, इसे कैंडी चोल साम्राज्य के विघटन की जानकारी मिलती है और ये जो है संस्कृत ग्रंथ में लिखा गया था, ठीक है। तो चूल वंश से हमें कहाँ चोल साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जब चोल साम्राज्य जब अपने विघटन की ओर गया था, अपने विनाश की तरफ जा रहा था, तो उसकी जो है हमें इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है और जो ये ग्रंथ था ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट आपका आता है जैन साहित्य। अभी हमने बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ा था, अब आपका नेक्स्ट जैन साहित्य है। ये प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में है, इसे आगम कहा जाता है। जो आपका जैन साहित्य है ये प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आचराक सूत्र। इसमें जैन भिक्षुओं की विधि निषेध एवं आचार विचारों का वर्णन किया गया है कि जो जैन के भिक्षु थे, ठीक है, उनके आचार विचार कैसे थे, ये सब जो है आचरक सूत्र में यहाँ से हमें इनका मिल जाती है, इनकी जानकारी मिल जाती है इन सब की, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है भगवती सूत्र। इसमें महावीर स्वामी के जीवन एवं अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है। इसी में 16 महाजनपदों का भी विवरण किया है। तो गाइस जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में आपका स्टार्टिंग जो दिखाते हैं कि 16 जो महाजनपद है पहले वो आए, फिर धीरे धीरे उनमें लड़ाई होने लगी, ठीक है, और फिर जो है वो जो है लड़ाई होने लगी और एक काफ़ी कम जो है महाजनपद जो है वो बचे थे, ठीक है। तो ये सारे विवरण जो हमें है इस बात की जो जानकारी है ये भगवती सूत्र से मिलती है, ठीक है। और इसमें जो स्वामी हमारे महावीर स्वामी हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती है, उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है और भी जो हमारे बहुत अन्य जो हमारे उनके समकालीन रहे हैं, ठीक है, समकालीन जो रहे हैं उनके साथ उनके कैसे संबंध थे उसके बारे में भी जो हमें भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। तो ये आपका जैन साहित्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट है आपका संगम साहित्य। अब ये आपका गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है। पहले हमने धार्मिक साहित्य पढ़ा था, अब आपको गैर धार्मिक साहित्य देखना है जो साहित्यिक सूत्र के ही अंदर आता है, ठीक है। तो गैर धार्मिक साहित्य में आपका संगम साहित्य है। इसमें चोल चेर तथा पांडव राज्य के उदय का वर्णन है। इसमें कविताओं की कुल 30,000 पंक्तियाँ हैं। ये कविता 2 मुख्य समूह में विभाजित है। पहला समूह बाद वाले समूह से पुराना है, ठीक है। सो ये आपका जो संगम साहित्य है ये गैर धार्मिक साहित्य था, ठीक है। इसमें आपको जो है चोल वंश थे, चैर वंश थे और पांडव वंश थे, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से जानकारी मिलती है कि इनका कैसे उदय हुआ था, पूरा वर्णन किया गया है इसमें, जिससे हमें उनके बारे में पता चलता है। और इनमें कुल कविताएँ लिखी हुई हैं 30,000 पंक्तियाँ, इनसे भी जो हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इन कविताओं में जो है भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है
और ये जो कविताएं हैं ये दो मुख्य समूह में विभाजित है। पहला है पटीनेडिकल, कड़कुक और पतुपाट। ठीक है, इनमें दो विभाजित है और जो इनका पहला समूह है ये बाद वाले समूह से पुराना है। ठीक है, सो आपको ये संगम साहित्य समझ आ गया कि संगम साहित्य में क्या हुआ है। संगम साहित्य में हमें चोल चेर पांडव जो राज्य है इनके बारे में जानकारी मिलती है, इनका जो कैसे उदय हुआ था इस सब का जो है विस्तार से वर्णन किया गया है। और इनमें जो कविताएं लिखी हैं संगम साहित्य में उससे भी हमें जो है इनके वंश के बारे में पता चलता है, भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है मनुस्मृति। ये सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। इससे तत्कालीन भारतीय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें आता है ब्राह्मण, देव, आर्य, प्रजापत्य, गर्दभ, असुर, राक्षस एवं पेशाच। इसमें एक विवाह और आता है जिसका नाम है अनुलोम विवाह, और ये विवाह जो है उच्च वर्ग के पुरुषों का निम्न वर्ग की स्त्रियों के साथ जो है शादी करना अनुलोम विवाह कहलाता था। ठीक है, ये आपका अनुलोम विवाह आता है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रतिलोम विवाह। ये उच्च वर्ग की कन्याओं का निम्न वर्ग के पुरुषों के साथ शादी करना। ठीक है, ये आपका प्रतिलोम विवाह कहलाता था। तो मनुस्मृति से जो है हमें भारत की इतिहास की राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, वहाँ की धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। राजनीतिक स्थिति में यह पता चलता है कि लोग जो है कैसे राजनीति करते थे वहाँ पे। ठीक है, कैसे शासन चलता था। और सामाजिक स्थिति में आती है कि उस समय समाज में क्या दशा थी। ठीक, लोग कैसे अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। ठीक है, कैसे जो है वो अपना कौन से व्यापार करते थे। धार्मिक स्थिति में आता है आपका कि लोग कौन सा धर्म अपनाते थे। ठीक है, क्या पूजा पाठ करते थे। ठीक है, ये उनके धर्म के आते हैं। इसमें आपका विवाह भी आ जाता है। ठीक है, सो विवाह जो है टोटल 8 प्रकार का उल्लेख इसमें मिला है, और उसमें से आपका ये अनुलोम विवाह है, एक प्रतिलोम विवाह है। ठीक है, सो जो अनुलोम विवाह है ये उच्च वर्ग के जो पुरुष होते थे उनकी निम्न वर्ग की जो स्त्री है उसके साथ शादी करते थे इसमें। और प्रतिलोम विवाह उसे कहते थे जिसमें जो उच्च वर्ग की कन्याएं होती थी उनकी जो है निम्न वर्ग के पुरुषों के साथ शादी की जाती थी। ठीक है, तो उच्च वर्ग यानी कि उच्च जो ज़्यादा हाई पोजीशन में थे। ठीक है, अमीर थे, अमीर का जो है निम्न वर्ग के साथ यानी कि गरीब के साथ। ठीक है, निम्न वर्ग की स्त्रियों के साथ यानी कि अमीर पुरुषों का निम्न वर्ग की स्त्रियों के साथ शादी करना अनुलोम विवाह कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है नारद स्मृति। इसमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। जो गुप्त वंश थे, ठीक है, उनके विषय में यहाँ पे जानकारी मिली है। उनके शासकों के बारे में जो है इसमें डिटेल से बताया गया है क्या, और वहाँ उन समय जो युद्ध चल रहे थे वो सब घटनाक्रम जो है नारद स्मृति में हमें मिलते हैं, इस बात की जानकारी। नेक्स्ट आपका आता है अर्थशास्त्र। आचार्य चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य द्वारा संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथ को भारतीय राजनीति का पहला भारतीय ग्रंथ माना जाता है। यह लगभग 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। तो गाइस ये जो अर्थशास्त्र है यहाँ से जो है हमें मौर्यकालीन जो साम्राज्य था उसके बारे में जानकारी मिलती है। उनकी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में किस में पता चलता है, अर्थशास्त्र में पता चलता है। और जो ये अर्थशास्त्र है इसको किसने लिखा था, चाणक्य, आचार्य जो चाणक्य और कौटिल्य द्वारा जो है ये संस्कृत भाषा में ये लिखा गया था। और इसको जो है पहला भारतीय राजनीति का पहला भारतीय ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, टोटल जो है 6000 श्लोक वाली ये ग्रंथ था और इसमें जो है वर्णन मिलता है हमारे भारत के इतिहास के जो शासक रहे हैं, मौर्यकालीन जो वंश रहा है, इसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका गैर धार्मिक साहित्य में आता है मुद्रा राक्षस। इसमें विशाखदत्त द्वारा रचित इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य द्वारा नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन किया गया है। मुद्रा राक्षस क्या है, ये विशाखदत्त द्वारा रचित एक नाटक है जिसमें ये सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, ये नंद वंश के बारे में, गुरु चाणक्य के बारे में, ठीक है, और मौर्य वंश के बारे में, इनकी स्थापना के बारे में सब कुछ जो है मुद्रा राक्षस में डिटेल से लिखा है। नेक्स्ट आपका आता है हर्षचरित।
इसमें सम्राट हर्ष के राजकवि बाणभट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ से हर्ष के जीवन के तत्कालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो हर्षचरित्र से हमें कहाँ की जो हर्ष जो था उसके जीवन की जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके समय के जो उस समय जो चल रहा था, उनकी राजनीतिक स्थिति, भारतीय की स्थिति, उनका जो साम्राज्य था, इन सब के बारे में जो है हमें हर्षचरित्र में इस बात की जानकारी मिलती है, ठीक है। जो तत्कालीन भारत के इतिहास जो है इसकी जानकारी मिलती है। सो गाइज, हर्षचरित्र में इस बात का वर्णन किया गया है, जो सम्राट हर्ष थे उनके जीवन के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है, ठीक है। उनकी जो साम्राज्य था उसके बारे में जानकारी मिलती है, तथा साम्राज्य की जैसी स्थिति थी, उस समय की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, तो सब कुछ जो है हमें हर्ष के जीवन की जितनी भी बातें थी वो हमें हर्षचरित्र से जानकारी मिलती है इससे। नेक्स्ट आपका आता है राजतरंगिणी। इसमें कल्हड़ द्वारा रचित इस पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। इसे भारतीय इतिहास का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। तो राजतरंगिणी जो आपका ग्रंथ है उसको भारतीय इतिहास का प्रथम प्रामाणिक यानी कि इसके प्रमाण हैं, ठीक है, इसको माना जाता है, ठीक है। और यहाँ इसमें जो आपको मिला है, ये जो पुस्तक है इसमें क्या मिला है, कश्मीर का जो इतिहास था, कश्मीर के इतिहास के बारे में जो है इसमें जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये कल्हड़ द्वारा रचित की गई थी ये पुस्तक, ठीक है। सो इसमें काफ़ी कुछ जो है हमें भारतीय इतिहास के बारे में राजतरंगिणी से भी पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अष्टाध्यायी, और ये जो है पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण की प्रथम प्रामाणिक पुस्तक है। तो ये प्रामाणिक है यानी कि इस बात के भी इसमें प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, और ये जो है संस्कृत जो है भाषा में लिखा गया है, ठीक है। सो गाइज़, आपका जो पुरातात्विक स्रोत था वो कंप्लीट हो गया है, और साहित्यिक स्रोत आपके जो इसमें धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य थे ये भी कंप्लीट हो गए। अब हम अपना तीसरा पॉइंट दिखेंगे जिसमें विदेशी यात्री हैं, ठीक है। इसमें विदेशी यात्रियों का विवरण है कि विदेशी यात्री जो है, कौन से यात्री जो विदेशी भारत आए थे, ठीक है, उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है, उससे भी जो है हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो उन्होंने जो साहित्य लिखे थे वो अभी भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो चलिए हम अपना थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में कई जगह से विदेशी यात्री आए जिन्होंने भारत में कुछ समय बिताया। उसके बाद यहीं से वापस लौटकर उन्होंने अपने देश में भारत के बारे में जमकर बखान किया, यानी कि काफ़ी कुछ जो है उन्होंने भारत के बारे में बताया। पहले वो भारत में आए, कुछ दिन रहे, रुके, ठीक है, और इसके बाद जो है वो वापस लौट गए और भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, बताया, ठीक है। तो जो कुछ उन्होंने लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से लेखक आए, ठीक है, कौन कौन से विदेशी यात्री आए, उन्होंने क्या लिखा भारत के बारे में, उससे भी हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आपका पहला आता है यूनानी रोमन लेखक टीसियस। ये ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, ठीक है। तो इन्होंने जो लिखा था ये क्या थे, ये ईरानी के राजवेद थे। जब ये भारत आए थे तो इन्होंने भारत में कुछ दिन रुके थे। इसके बाद जब इन्होंने लिखा तो इन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी थी भारत के बारे में। जो कहानियाँ थी वो बिल्कुल आश्चर्यजनक थी, ठीक है। जो उन्होंने बताया भारत के बारे में वो काफ़ी आश्चर्यजनक थी, काफ़ी सोचनीय थी, ठीक है। इसके कारण जो है ये विश्वास इस पर नहीं किया जा सकता जल्दी, ठीक है। ये अविश्वसनीय है, ठीक है, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई थी उन्होंने कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय थी, ठीक है। क्योंकि उस समय भारत में काफ़ी कुछ होता था। भारत का इतिहास जो हमारा इतना प्राचीन है हमारा, उसमें काफ़ी कुछ प्रथाएं थी, ठीक है, काफ़ी कुछ था जिसके वजह से जो आते थे, जो यात्री आते थे वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हेरोडोटस, ठीक है। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस युद्ध का वर्णन किया गया है।
परंतु इसका विवरण भी अफवाहों पर आधारित है। सो गाइस, जो ये यात्री आते थे यहाँ पे, काफ़ी कुछ जो है ये भारत के बारे में बताते थे अपने देश में जाके, तो जो है वो इतनी जल्दी इन पे विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि इन्होंने काफ़ी कुछ अफवाह भी लिखा है भारत के बारे में, ठीक है, सारा कुछ सही नहीं बताया है। लेकिन इन्होंने अपने जो साहित्य लिखे, जो भी इन्होंने जो बताया भारत के बारे में, उसमें इन्होंने फारस युद्ध का भी वर्णन किया है। जो फारस के समय जो युद्ध चल रहा था, ठीक है, उसके युद्ध का अभी यहाँ पे वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है मेगास्थनीज। इसमें ये सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था जो ये भारत गया था, ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वहाँ काफ़ी कुछ दिन जो है वो उसने गुजारे थे, और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन साम्राज्य एवं संस्कृत भाषा में लिखा था, ठीक है। सो ये जो मेगास्थनीज था ये भारत आया था, किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। इसने मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, और ये जो ग्रंथ लिखा गया था, इन्होंने जो साहित्य लिखा था वो लिखा था संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट आपका आता है विदेशी यात्री में डायोनीसियस। ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फ्स का राजदूत था, और ये अशोक के राज दरबार में आया था अशोक के टाइम पर, ठीक है। सो जो ये डायोनीसियस था ये आया था, ये राजदूत था कहाँ का? नरेश टॉलमी का जो है राजदूत था। ये जो है अशोक के दरबार में आया, काफ़ी दिन रुका ये, और उसे जितने दिनों में जो पता चला वो जो है इसने अपने शब्दों में लिखा अशोक के बारे में। सो गाइज, ये जो राजदूत थे ये इतने लॉन्ग समय के लिए तो नहीं आते थे, लंबे समय के लिए नहीं रहते थे कि इन्हें काफ़ी कुछ पता चल जाए, बट जितने भी टाइम के लिए ये लोग रहते थे ये वहाँ देखते थे, देखने के बाद जो है अपनी सोच रखते थे, और जब अपने अपने देश वापस जाते थे तो इसके बारे में बताते थे। और काफ़ी जो है यहाँ के बारे में जब रुकते थे, अतिथि बन के रुकते थे, तो उनके ऊपर जो है किताब भी लिखते थे। इसमें उनकी उपलब्धियाँ होती हैं, उपलब्धियाँ लिखते थे, और उस समय क्या क्या चल रहा था ये सब लिखते थे, जितना उन्हें पता चल पाता है। नेक्स्ट आपका आता है पालिनी। पालिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि का विवरण मिला है। सो गाइज, जो नेक्स्ट हमारा लेखक आया था पालिनी आया था, और इसने क्या लिखा था? इसने एक नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। सो जो इनने बुक लिखी थी इसमें जो है, इससे हमें जो है भारतीय जो उस समय पशु जो पाले जाते थे, पशुओं के बारे में पता चलता है, पेड़ पौधे कौन से उगाए जाते थे उनके बारे में पता चलता है, खनिज पदार्थों के बारे में पता चलते हैं, जो औषधियाँ यहाँ पे यूज़ होती थी उनके बारे में पता चलता है। तो काफ़ी कुछ जो है हमें इससे भी जो है भारत के इतिहास के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट आपका आता है चीनी लेखक जो भारत आए थे। चीनी लेखक में आपका पहला यहाँ पे नाम आता है फाहान का। ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार आया था, और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। तो जो फाहान है ये चीनी लेखक था, ये भी जो है भारत आया था, और ये कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था, उनके दरबार में आया था। कुछ दिन उसने बिताए थे वहाँ पे, जो उनका जायज़ा किया था, और उसने जो अपनी पुस्तक में लिखा था वो मध्य प्रदेश का जो जैसी भी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति थी उसके बारे में इन्होंने डिटेल से लिखा था। और जो उस समय की जो जनता थी वो एकदम सुखी और समृद्ध बताया इन्होंने, कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जो जनता थी वो काफ़ी सुखी थी, काफ़ी समृद्ध थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है, उनका साम्राज्य, उनकी जो जैसी स्थिति थी, ठीक है, उस समय क्या चल रहा था राज्य में, तो सब कुछ इन्होंने अपने टाइम पे जो है जब वहाँ गए थे तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। नेक्स्ट आपका चीनी लेखक में आता है हैंग सांग। ये 619 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था इसने, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम ये भारतीय राज्य कपीस पहुंचा, और भारत में 15 वर्ष तक ठहरा तथा 645 ईस्वी में चीन लौट गया था। ये चीनी लेखक था। यह नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन साम्राज्य, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है।
सो गाइज जो ये हेनसान है ये चीनी लेखक था। ये जो है भारतवर्ष आया था और लगभग जो है ये 15 वर्षों तक यहाँ पे रहा था। इसके बाद ये चला गया था। तो गाइज आप सोच सकते हैं कि ये 15 वर्षों तक रखा है तो इसको भारत के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। जब इसने लिखा होगा भारत के बारे में तो काफ़ी कुछ जो है इन्होंने भारत के बारे में बताया होगा। ये जो थे जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें इन्होंने अध्ययन किया है, उसमें इन्होंने पढ़ाई भी की है। ठीक है, इसके बाद जो है भारत के जो बौद्ध ग्रंथ थे उनको ये लेकर गया था इन्होंने। जब 15 साल ये रहे थे यहाँ पे तो काफ़ी कुछ इन्हें पता चला था। बौद्ध ग्रंथों की भी इनको काफ़ी अच्छी जो है नॉलेज हो गई थी। तो ये ग्रंथ जो है वो अपने देश लेके गए थे। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, जो साहित्य लिखे हैं, उसमें जो है 138 देशों का विवरण मिलता है, जिससे हमें भारत के इतिहास के 138 देशों के बारे में पता चलता है जो हिंसांग ने लिखा था। और इसमें जो हर्षकालीन साम्राज्य था उनके बारे में भी हमें पता चलता है तथा उसके कौन सा धर्म था उस टाइम और राजनीतिक क्या स्थिति थी, इसके बारे में भी जो है हमें जो हिंसान जो चीनी लेखक था इससे पता चलता है। नेक्स्ट हमारा इत्सिंग है। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो जो इत्सिंग है ये भी चीनी लेखक था। ये भी भारत आया था और काफ़ी टाइम तक जो है ये रहा था। और जो इसने जो किताबें लिखी हैं उसमें जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो है यहाँ पे प्रमाण मिलता है और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय के बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है और उस समय की जो भारत की स्थिति थी उसका इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, उस समय भारत की स्थिति जैसी थी उसका इन्होंने अपनी बुक में वर्णन किया है। नेक्स्ट आता है आपका अरबी लेखक। इसमें अल-बरूनी है जो भारत आया था। ठीक है, ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी पुस्तक किताबुल हिंद और तहकीक ए हिंद भारत की खोज इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो अल-बरूनी था वो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। काफ़ी दिन जो है ये यहीं पे रहा था। इन्होंने भी जो है अपनी किताब लिखी थी उसमें भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। मोहम्मद गजनवी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, उनकी उपलब्धियाँ थी उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। ठीक है, ये एक विस्तृत ग्रंथ है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कामियाँ और रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापन विधियाँ, पूर्तिकला, कानून, मापदंड आदि के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है जो ये ग्रंथ है। सो इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था और इस ग्रंथ में काफ़ी कुछ लिखा गया था। उस समय की जो रीति रिवाज अपनाए जाते थे मोहम्मद गजनवी के समय में, उनकी जो प्रथाएं थी उनके बारे में काफ़ी कुछ हमें मिल जाता है वर्णन इनकी बुक में जो लिखा गया है। और वहाँ कौन से त्यौहार मनाए जाते थे, ठीक है, वहाँ की जो कमियाँ क्या थी उनके बारे में भी काफ़ी कुछ बताया गया है। खगोल विज्ञान के बारे में काफ़ी कुछ बताया है और जो कानून बनाए जाते थे उस समय राजा के द्वारा और जो तंत्र मंत्र कोई विद्या, इन सब के बारे में डिटेल से लिखा गया है। ठीक है, और ये जो है टोटल जो ये ग्रंथ लिखा गया है ये 80 अध्यायों में विभाजित है। तो आप गाइस सोच सकते हैं कि जो 80 अध्याय है वो कितना बड़ा हो गया। तो काफ़ी कुछ जो है हमें अल-बरूनी से भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट आपका आता है अरबी लेखक में इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया वृत्तांत 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक के विषय में बहुत ही रोचक जानकारियाँ देता है। इस वृत्तांत को रिहुला भी कहा गया है और 1333 में दिल्ली पहुँचने इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसे? इब्न बतूता को। सो जब ये इब्न बतूता आया था तो इसने भी जो है काफ़ी कुछ भारत के बारे में लिखा था। ठीक है, ये किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था और इसने काफ़ी कुछ भारत के बारे में लिखा। भारत की जो उपमहाद्वीप की जो सामाजिक स्थिति थी, ठीक है, उनकी संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ जो है इन्होंने जानकारी दी है। ठीक है, और जो मोहम्मद सुल्तान जो है उन्होंने जो है इससे प्रभावित होकर इनको क्या दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को। गाइज़ अगर आप अरबी लेखक में ये अल-बरूनी और इब्न बतूता का नाम सुनेंगे तो काफ़ी फेमस नाम है, ये काफ़ी फेमस लेखक थे उस समय के। ठीक है, सो गाइज़ आपका ये जो
विदेशी यात्री वाला थर्ड पॉइंट था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो आपके तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। जो स्रोत रहे हैं भारत के इतिहास को जानने में, जिन स्रोतों की मदद मिली है, एक आपका पुरातात्विक स्रोत था, दूसरा साहित्यिक स्रोत है, तीसरा आपका विदेशी स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि पुरातात्विक स्रोत में जो खुदाई के दौरान चीज़ें मिली थी, जैसे अभिलेख मिले थे, सिक्के मिले थे, आभूषण मिले थे, काफ़ी कुछ जो है खुदाई के दौरान मिले थे, वो हमारे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जिससे जो है हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और दूसरा आपका आता है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। इसमें आपका धार्मिक साहित्य आता है, गैर धार्मिक साहित्य आता है। तो ये सारे साहित्य ग्रंथ जो लिखे गए थे, इसमें जो उस समय के जो राजा रहे हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है, उनकी सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है, तथा उनकी उनकी वेशभूषा थी उनके बारे में डिटेल से बताया गया है। एंड इसके बाद आपका जो है विदेशी यात्री आता है, जो भारत के समय में आए थे, जैसे यूनानी के आए थे, चीनी आए थे, अरबी आए थे। तो ये सब भी भारत में आए थे, काफ़ी दिन रहे थे और रह के इन्होंने काफ़ी कुछ भारत के बारे में लिखा था, जो अभी तक जो है हमारे पास है, मौजूद है, जिससे हमें भारत के बारे में पता चलता है। और ये प्रमाणिक है, यानी कि ये प्रूफ है, ये कोई बनावटी नहीं है, कोई फेक नहीं लिखा है, बिल्कुल प्रूफ के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। सो गाइज़ आपके ये तीनों पॉइंट कवर हो गए हैं। गाइज़ आपका ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है, इसमें अब थोड़ा कुछ पॉइंट रह गए हैं, वो देख लेते हैं। इसके बाद ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपका अब नेक्स्ट आता है साक्ष्यों की सीमाएं। क्या सीमाएं थी, ठीक है। साक्ष्यों का एक सावधानीपूर्वक और कुशल विश्लेषण इतिहास लेखन की नींव है, ठीक है। तो साक्ष्यों के बारे में जो बताया गया है, इससे जो है इतिहास लेखन को एक नींव मिली है, एक आधार मिला है, ठीक है। जो बोलते हैं ना नींव, जैसे कि घर की नींव रखी जाती है, तो वैसी जो इतिहास की नींव है वो साक्ष्यों के आधार पर रखी हुई है। साक्ष्यों के आधार पर जो है इतिहास की नींव है। इन साक्ष्यों की अपनी खूबियाँ और सीमाएं हैं, जिन्हें इतिहासकारों को ध्यान में रखना होगा। प्राचीन ग्रंथों में पुरातात्विक अवशेष जैसे कि अभिलेख, सिक्के आदि के साक्ष्य पर आधारित अध्ययन एक सही इतिहास रचने के लिए अनिवार्य है। तो जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जैसे कि मानव कंकाल मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, और खुदाई में ये अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब हेल्प करते हैं हमें भारत के इतिहास को जानने के लिए। जो भारत का प्राचीन इतिहास है उसको जानने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आगे देखते हैं। साक्ष्यों के संबंध में हमारे सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक विभिन्न साक्ष्यों की निश्चित तारीख का ना होना है। साहित्यिक शास्त्र सटीक तारीख और लेखकों की समस्या से जुड़े हैं, जबकि अभिलेख संख्या में बहुत कम है और अधिक जानकारी प्रदान नहीं करते। तो गाइस जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे हम खुदाई के दौरान जब चीज़ें मिलती हैं उस पर डेट तो लिखी नहीं होती है कि ये कब की है। तो जो चीज़ मिलती है उसको हम रिसर्च करते हैं कितनी पुरानी होगी, और लगभग हम अनुमान लगाते हैं कि ये इतने साल पुरानी होगी। तो कोई निश्चित तौर पे हमें उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है कि ये कितनी पुरानी है, बट लगभग हम अनुमान लगा लेते हैं। और जो अभिलेख मिले हैं, अभिलेख इतने नहीं मिले हैं और इतना कुछ नहीं होता है अभिलेखों में जो हम पूरा का पूरा इतिहास जो है सिर्फ अभिलेख के माध्यम से जान जा पाएँ। तो जो साक्ष्य मिले हैं, कुछ अभिलेख मिले हैं, कुछ खुदाई के दौरान जो पुरानी चीज़ें मिली है, और जो यात्रियों का विवरण है दिया गया है, यात्रियों ने अपना विवरण दिया है, इन सब से जो है हम भारत के इतिहास के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। और लगभग अभी जो है कुछ ऐसे भी भारत के इतिहास है जिसका पुख्ता सबूत नहीं है, बट हम लगभग अनुमान लगाते हैं कि इतने से इतने तक रहा होगा। बट कुछ जो है वो प्रमाणिक हैं, सिद्ध हो चुके हैं, तो उनका तो है पक्का कि वो है। सो गाइज ये कुछ पॉइंट थे पुरातात्विक में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पुरातात्विक साक्ष्यों के मामले में हम पाते हैं कि अधिकांश स्थलों पर व्यवस्थित खुदाई नहीं की गई है। कई स्थलों पर स्पष्ट जानकारी के लिए क्षैतिज खुदाई आवश्यक है। कई उत्खनन संरचनाओं को समय के साथ बाद में श्रेय से भी गुजरना पड़ा है। कई पुरातात्विक अवशेष जैसे कि सिक्के, मूर्तियाँ, स्तंभ आदि उनके मूल स्थान पर नहीं पाए गए हैं, जिससे उनके वास्तविक महत्व और संदर्भ का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। निष्कर्षतः ये सभी सीमाएं 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी के इतिहास के लेखन को प्रभावित करती है। सो गाइस जो
खुदाई के दौरान चीज़ें मिली हैं, जैसे कि कहाँ कहीं पे जो है नगर बसे हुए हैं, लेकिन नगर के आसपास में खुदाई की गई है। तो जैसे कुछ कुछ जो चीज़ें मिली हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही जगह मिल गया है, ठीक है। कहीं पे मिली हैं, सिक्के मिले हैं, कहीं मूर्तियाँ मिली है, तो कहीं नहीं भी मिली है। बट जहाँ मिली है उसी के बेस पर जो है ये अनुमान लगाया गया है कि उस समय की जो व्यवस्था है वो ऐसी रही होगी, ठीक है। और उस समय जो राजा थे वो क्या काम करते थे, कैसे जो है उस समय के कौन से साधन थे, किस साधन का यूज़ करते थे, इस सब के बारे में जो है जो अभिलेख मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, और जो पुरातात्विक क्षेत्र में जो सिक्के मनके ये सब मिले हैं, इससे पता चलता है, ठीक है। इसलिए जो है इसका पता लगा पाना इतना आसान नहीं है, फिर भी लोगों ने जो है लगभग जो है अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश करी है, और लगभग लगभग जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस बात का अनुमान लगाया है कि इतना जो है रहा होगा, उस समय का शासनकाल ऐसा रहा होगा, स्थिति ऐसी रही होगी। ये सब जो है उन्होंने अनुमान के बेस पर लगाया है, ठीक है। बट कुछ जो है प्रामाणिक भी सिद्ध हुए हैं, और जो प्रूफ मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उन्हीं के बेस पर ही भारत का इतिहास रचा गया है, भारत का इतिहास के बारे में बताया गया है। सो गाइस, जो आपका ये फर्स्ट यूनिट था ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि हमने जो टोटल इस यूनिट में पढ़ा है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निचोड़ क्या निकलता है, ठीक है। 300 से 1200 ईस्वी के बीच की अवधि के इतिहास को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के साक्ष्य बहुत मदद करते हैं। ये साक्ष्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी देते हैं कि उस समय की जो साक्ष्य हमें मिले हैं, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उससे हमें भारत के इतिहास की जो स्थिति थी, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, समाज में कैसे लोग रहते थे, ठीक है, क्या क्या रीति रिवाज अपनाते थे, और आर्थिक स्थिति आती है उनकी कि वो क्या यूज़ करते थे, कैसे व्यापार करते थे, ठीक है। राजनीतिक में आता है कि वो प्रशासन कैसे चलाते थे, ठीक है, किस तरह की राजनीतिक होती थी, और कौन से धर्म को वो अपनाते थे, तथा उनकी सांस्कृतिक जीवन कैसी थी, यानी कि उनकी वेशभूषा जो है वो कैसी थी, ठीक है, कैसे वो अपने जीवन यापन करते थे। ये सब जानकारी जो है हमें साक्ष्य के माध्यम से मिलती है, जो हमें प्राचीन काल के इतिहास को जानने में मदद करती है। साक्ष्यों की प्रकृति साहित्य एवं वास्तुकला और अन्य क्षेत्रों में मानवीय उपलब्धि को दर्शाती है। चूँकि इन साक्ष्य में विभिन्न प्रकार की सीमाएं होती हैं, इसलिए अतीत के अध्ययन के लिए हमारे पास उपलब्ध सभी अवशेष और स्रोत से प्राप्त जानकारी को सही संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। तो गाइस, जो साक्ष्य हमें मिले हैं, काफ़ी जो साक्ष्य में हमें अवशेष मिले हैं, जिसमें मानव कंकाल मिला है, जीवाश्म मिला है, इससे भी हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि जो मानव कंकाल मिले हैं उसका जो है एकदम डिटेल में पता कर पाना ये कितने पुराने हैं ये तो संभव नहीं हो पाया था, बट कितने वैज्ञानिक इतिहासकार जो है उन्होंने काफ़ी कुछ जो है यूज़ किया, जैसे कि कार्बन 14 की विधि अपनाई थी, जिससे ये पता चलता था कि जो कंकाल है ये कितने साल पुराने हैं। तो इससे जो है वो भारत के इतिहास के बारे में जानकारी जुटा पाते थे कि ये जो लोग रहे हैं उस समय, ठीक है, कितनी अवधि से रहे होंगे, कौन कौन से वंश आए होंगे, ये अभिलेखों से पता चल जाता है। और चीनी यात्री हैं उनसे पता चल जाता है, उन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे हैं जिनके माध्यम से पता चलता है। और ये जो आभूषण खुदाई के दौरान मिलते हैं, इनसे पता चलता है कि उस समय लोग कैसे जो है वेशभूषा रखते होंगे, कैसे आभूषण पहनते होंगे। और जो सिक्के मिले हैं उसमें सोना, चांदी, तांबा, कांसा ये सब मिले हैं, तो इससे ये पता चलता है कि सिक्के जो है इस तरह के सिक्के यूज़ किए जाते थे। और पहले के टाइम में जो है अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो उसमें कांसा का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है। औजार को बनाने के लिए कांसों का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, सबसे पहले जो है उस समय कांसा भी जो है काफ़ी प्रचलित था। उस समय कांसे से काफ़ी औजार बनाए जाते थे। सो इन सब चीज़ों की जानकारी जो है हमें साक्ष्यों के द्वारा ही मिलती है, जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो भारत के इतिहास को जानने के लिए साक्ष्य आप देख सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर ये नहीं है हो तो भारत के इतिहास की हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर ही हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सो गाइज़, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। इसके बाद में इसका जो आपका सेकंड यूनिट है वो इसकी वीडियो डालूँगी। अभी ये फर्स्ट यूनिट आई है। सो गाइज़, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आई है
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।